नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि जनवरी में बीपीएससी एईडीओ और बिहार दरोगा का एग्जाम संभावित है। ऐसे में हम लोग अंतिम प्रहार सीरीज के अंतर्गत बिहार स्पेशल कर रहे थे, जिसमें हम लोग बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी पहले ही पढ़ चुके हैं। आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग बिहार के इकोनॉमी को देखेंगे। यह वीडियो दो सेक्शन में होगा। पहले में हम लोग जो है बिहार के इम्पोर्टेंट जो डाटा, फैक्ट एंड फिगर पे चर्चा करेंगे, जिसके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और दूसरे सेक्शन में हम लोग जो है वो आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था की स्थिति, बिहार के पिछड़ेपन के कारण आदि पे गौर करेंगे, क्योंकि एडीयू के सिलेबस में ये टॉपिक स्पेशली मेंशन किया गया है। और जिनको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए वो सभी लोग जो है वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए रैंकर सर्कल टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लें। उसी ग्रुप में आप लोगों को जो है सभी क्लासेस का वीडियो का लिंक और साथ ही साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है तो देखने का प्रयास करते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। तो देखिए, यहाँ पर जो है बिहार के जीएसडीपी की चर्चा की गई है। जीएसडीपी का मतलब होता है कि किसी भी स्टेट का जो है वो अर्थव्यवस्था का कुल मूल्य, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो अगर हम लोग राष्ट्रीय संदर्भ में देखते हैं तो उसको बोलते हैं जीडीपी, और स्टेट के संदर्भ में बोलते हैं जीएसडीपी। मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था का कुल मूल्य जो होता है वो जीएसडीपी कहलाता है। तो बिहार में जो है वो ये जो अभी वर्तमान कीमत पर जो है, वर्तमान मूल्य पर 8,54,000 करोड़ है, और स्थिर मूल्य पर जो है वो 4,64,000 करोड़ है। स्थिर मूल्य का जो बेस ईयर है वो है 2011-12। तो इस दोनों में क्या अंतर है? इस दोनों में यही अंतर है कि स्थिर मूल्य जो होता है वो रियल डाटा पर आधारित होता है, और स्थिर मूल्य में जो होता है, अगर हम लोग मुद्रास्फीति या फिर कह सकते हैं महंगाई को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, महंगाई दर को जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है आपका वर्तमान मूल्य। तो ये डाटा है आपको वर्तमान मूल्य पर, ये है स्थिर मूल्य पर। और बिहार के बजट का जो आकार है वो है 3,16,000 करोड़। अब बजट और आर्थिक सर्वे, आप लोग ये दोनों का नाम जरूर सुनते होंगे। तो बजट का मतलब होता है कि अगले एक साल के लिए जो प्लानिंग की गई है, जो नीति लाई गई है, जो योजना लाई गई है, उसका फंड एलोकेशन का विवरण होता है। ठीक है, और सरकार की जो है नीतियां होती है अगले एक साल के लिए। जैसे अगर 1 फरवरी 2026 को अगर बजट पेश होगा तो वो 26-27 के लिए होगा। लेकिन आर्थिक सर्वे रियल डाटा पर आधारित होता है, जो पिछले एक साल का जो है वो इकोनॉमिक्स की वास्तविक स्थिति को बताता है। और यह बजट के एक दिन पहले जो है पेश किया जाता है। जैसे 1 फरवरी 2026 को अगर बजट पेश होगा तो 31 जनवरी 2026 को आर्थिक सर्वे आएगा, और उसमें जो है वर्ष 2025-26 का जो भी इकोनॉमिक्स का रियल डाटा है भारत और बिहार की इकोनॉमी का, उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये स्टेट बिहार सरकार भी करती है और भारत सरकार भी करती है। ठीक है, जबकि जो बजट होता है वो अनुमानों पर आधारित होता है, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो रियल डाटा पर आधारित होता है। तो इसी पे आधारित जो है आज का हम लोग का क्लास है, जिसमें हम लोग जो है एग्जाम में संभावित डाटा और प्रश्न और जो सेक्टर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, दूसरा जो आपके सामने जो स्लाइड है, इसमें हम लोग देखते हैं जीबीए। जीबीए का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों की भागीदारी। आप लोग जानते हैं कि तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी का मतलब होता है प्रकृति से जो जुड़ा हुआ है, जैसे आपका कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया। सेकेंडरी या द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग, उसके अलावा आपका निर्माण, विनिर्माण, ये सब। तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, संचार है, ये सब जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। तो तीनों का जो है हम लोग जो है भागीदारी बिहार और भारत का तुलना करेंगे। तो बिहार में जो है प्राथमिक क्षेत्र का जो है वो हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में यानी जीबीए में है 19.9%। द्वितीय क्षेत्र का है 21.5%, और तृतीय क्षेत्र का है 58.6%। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है 16.6%, द्वितीय का है 28.7%, और तृतीय का है 54.6%। मतलब अर्थव्यवस्था में जो है तीनों क्षेत्रों की जो है वो भागीदारी जो है आप लोग देख सकते हैं सेक्टर वाइज। ठीक है, वहीं अगर हम रोजगार में देखते हैं तो रोजगार में देखिए, रोजगार में सबसे ज्यादा है प्राइमरी सेक्टर में है रोजगार 54.2%, जो कृषि वगैरह, वानिकी, मत्स्य पालन इसमें। और उसके बाद आपको द्वितीय क्षेत्र में है 23.6%, और उसके बाद जो है सबसे कम रोजगार जो है वो तृतीय क्षेत्र में है। इससे क्या क्लियर हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सेदारी जीबीए में सबसे कम है, लेकिन रोजगार में सबसे ज्यादा है। द्वितीय क्षेत्र जो है दोनों में बीच में है, और तृतीय क्षेत्र जो है वो अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देता है, लेकिन रोजगार सबसे कम क्रिएट करता है। ठीक है, वहीं अगर भारत में देखें तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, लेकिन
दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा रोजगार देता है वो तृतीय क्षेत्र देता है, और द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग धंधा वाला जो क्षेत्र है वो सबसे कम जो है वो रोजगार देता है। इन चीजों पे आप लोगों ने जो है गौर किया होगा। अब हम लोग देखते हैं बिहार की जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसके बारे में। तो बिहार में कहाँ कहाँ से जो है पैसा आता है बिहार सरकार के पास और कहाँ कहाँ खर्च होता है। तो सबसे ज्यादा पैसा आता है केंद्रीय कर से, लगभग 43.7%। दूसरा नंबर पे पैसा आता है वो आपका आता है राज्य का अपना टैक्स से, लगभग 18.7%। तीसरा नंबर पे जो पैसा आता है वो आता है लोन से, लगभग 17.5%। और चौथा नंबर जो पैसा आता है वो केंद्र सरकार के अनुदान से आता है। यानी आप लोग देख सकते हैं कि 43.68 और 17.21, लगभग 61% जो है वो बिहार सरकार को पैसा के लिए जो है केंद्र सरकार पे निर्भर रहना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि रुपया कहाँ खर्च होता है, तो सबसे ज्यादा खर्च होता है सामाजिक सेवा में, जिसमें आप लोग देखते होंगे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब सेक्टर में लगभग जो है वो आपको 40% के आसपास जो है वो सरकार का बजट खर्च होता है। दूसरा नंबर में आपको सामान्य सर्विसेज है जिसमें आपको लगभग 29% खर्चा होता है। तीसरा में आपको आर्थिक सेवा है जिसमें 23.5% खर्चा होता है। और चौथा में जो है वो लोन वापसी में लगभग 7.2% जो है खर्च होता है। ये बिहार के जो है वो आय व्यय का लेखा जोखा है जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। अब हम लोग जो है वो देखेंगे कि बिहार में जो है वो बहुत ही असमानता है। किसी जिले का प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, किसी जिले में सुविधा ज्यादा है, किसी जिले में कम है। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना जिले की है, 1,21,396। ये पूरे बिहार में सबसे ज्यादा है। और दो पे बेगूसराय है, लेकिन देखिए कितना कम हो गया, एकाएक जो है 1,21,000 से घट के 49,000 पे आ गया, तो कितना ज्यादा अंतर है। और तीन पे आपका मुंगेर है। और वहीं सबसे कम जो है वो शिवहर का है, 19,561 रुपया जो है वो प्रति व्यक्ति आय है शिवहर का। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि एक साल में शिवहर जिले का जो है वो प्रत्येक नागरिक औसतन मात्र 19,561 रुपया कमाता है। ठीक है। और किसी भी अर्थव्यवस्था का जो है जीडीपी जीएसडीपी मापने का जो है सबसे उत्तम पैमाना होता है प्रति व्यक्ति आय। और अगर आप लोग तुलना कीजिएगा तो लगभग लगभग जो है ना वो पटना का जो है 6 गुना से भी जो ज्यादा है, 6 गुना से भी जो है ज्यादा है आपका क्या जो है प्रति व्यक्ति आय शिवहर की तुलना में। ठीक है। तो इतना बड़ा जो है डिफरेंस है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान कीमत पर 66,828 रुपया है। और आपका जो है वो आपको जो स्थिर मूल्य पर जो है वो 36,333 रुपया है, ये आपको स्थिर मूल्य पर है। और ये आपको जो है वर्तमान मूल्य पर, ये आपको वर्तमान मूल्य पर जो बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। तो इसके बारे में भी आप लोग को पता होनी चाहिए। और पूरे देश में जो है वो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है बिहार का, ये बात ध्यान रखिएगा। जो इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो इससे 3 गुना से भी ज्यादा है, 3 गुना के आसपास है। ठीक है, बिहार से 3 गुना के आसपास। अब देखिए, अब हम लोग सेक्टर वाइज चर्चा करेंगे। सबसे पहला नंबर है कृषि क्षेत्र, जिसको कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोला जाता है। कृषि क्षेत्र इसलिए बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है क्योंकि यहाँ पर जो है 96% जो है वो क्या है, मैदानी क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर जो है लगभग 70% आबादी जो है कृषि पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई है। और जीबीए में जो है देखिए, जीबीए यानी अर्थव्यवस्था में 20.2% जो है योगदान करती है। 72.6 लाख हेक्टेयर पे जो है वो खेती होता है। बुआई जो शुद्ध रूप से होता है वो 51.1 लाख पे होता है। और 56.97 यानी लगभग 57 लाख हेक्टेयर में जो है आपका सिंचाई क्षेत्र यानी सिंचित क्षेत्र है। और 142% इसकी फसल सघनता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो फसल सघनता है वो आपका सुपौल जिला में है। सुपौल में फसल सघनता जो है वो 182% है। और 2 नंबर पे आपका जो है वो जहानाबाद है। जहानाबाद की फसल सघनता 175% है। और सबसे कम जो फसल सघनता है वो आपका किस जिले में है, तो सबसे कम जो है वो आपका पूर्णिया में। पूर्णिया की जो फसल सघनता है वो आपको 104% है। ठीक है। तो ये चीजें आपको जो फसल सघनता का मतलब होता है कि एक वर्ष में जो है वहाँ कितनी बार जो है फसल का उत्पादन होता है, इसका एक तरह से आइडिया निकाला जाता है। उसके बाद देखिए कुछ डाटा है जिसमें आप देखिए कि चावल उत्पादन में रोहतास नंबर 1 में, गेहूं भी रोहतास में, यानी दोनों में नंबर 1 है रोहतास। इसलिए रोहतास को कहा जाता है अन्न का कटोरा, मतलब अन्न जो है वो सबसे ज्यादा जो है रोहतास में उत्पादन होता है। अगर हम लोग उत्पादकता में देखते हैं, उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन, तो उसमें भी देखिए चावल में रोहतास है, लेकिन गेहूं में जो है बेगूसराय है। वहीं मक्का के उत्पादन में पूर्णिया है। और आपको उत्पादकता में जो है मक्का के उत्पादन में पूर्णिया है। और उत्पादकता में आपको क्या है, उत्पादकता में आपको जो है वो किशनगंज है। वहीं अगर हम बात करते हैं दलहन में यानी दाल वाला में, तो पटना टॉप पे है उत्पादन में। और पश्चिमी चंपारण जो है वो उत्पादकता में है। अगर हम बात करें कि फसल के बारे में, तो अनाज सबसे ज्यादा होता है, 88% जो है ना बिहार में जितना भी उत्पादन होता है उसमें अनाज का होता है। और 6
5% जो होता है वो आपको दाल का उत्पादन होता है। इसके अलावा भी जो है कुछ कुछ उत्पादन का जो है वो डाटा आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि आम के बारे में, तो आम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपको दरभंगा जिले में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं लीची, तो लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो मुजफ्फरपुर में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है। उसके बाद आपको केला, तो ये भागलपुर का जो क्षेत्र है वहां पर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सब्जी में, जैसे कि आलू है, फूल गोभी है, ये सब का उत्पादन कहाँ होता है? आलू है, फूल गोभी है, इसका उत्पादन आपको होता है पटना जिले में। अमरूद है, अमरूद का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो रोहतास में होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आपका प्याज, बैगन, ये सब का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ये सब आपको नालंदा जिले में होता है, नालंदा जिले में होता है। तो कुछ और भी जो है उत्पादन का डाटा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कृषि की जो नीतियां हैं 2023 से 28 तक जो है रोड मैप, चतुर्थ रोड मैप जारी है। पहला 2008 से 12, दूसरा 12 से 17 और तीसरा जो है 17 से 22 है। बिहार को अभी तक जो है वो 5 बार जो है कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। चौथा कृषि रोड मैप का उद्घाटन जो है वो 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया था, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। और इसका दो मेन फोकस है, एक है जलवायु अनुकूल खेती और दूसरा है कृषि का आधुनिकीकरण, मतलब मॉडर्न कृषि करना, ठीक है। और इसमें जो है वैशाली में जो है पान के लिए उत्कृष्टता केंद्र बन रहा है और शहद के लिए जो है अभी चलाया गया मीठी क्रांति। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें जो है टोटल कितने विभागों को जोड़ा गया है? तो 12 विभागों को जो है वो कंबाइंड किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा सिंचाई से जुड़ा हुआ आंकड़ा है। तो देखिए सबसे ज्यादा सिंचाई होता है नलकूप से, 63%, ठीक है, 63.1%। और नलकूप से सिंचाई में सबसे ज्यादा जो है सबसे अग्रणी जिला है समस्तीपुर। और उसके बाद आपको नहर से होता है 31%। और नहर से जो है वो सबसे ज्यादा सिंचाई जो होता है वो आपको रोहतास में होता है। और रोहतास के बारे में एक और चीज ध्यान रखिए, रोहतास में सबसे ज्यादा खेती होता है चावल का, गेहूं का। रोहतास का सिंचित क्षेत्र भी पूरे बिहार में सबसे बड़ा है, 4 लाख हेक्टेयर जो है रोहतास का सिंचित क्षेत्र है। सबसे छोटा जो है वो शिवहर का है, मात्र 0.25 लाख हेक्टेयर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो तालाब में मात्र 2.2% तालाब से सिंचाई होता है। और तालाब से सिंचाई में नंबर 1 जिला है आपका दरभंगा जिला, ठीक है। अगर हम पशु की बात करते हैं, 2019 का डाटा है, बिहार में टोटल पशु है 365 लाख। उत्पादन जो है अभी वर्तमान में 2023-24 में दूध का उत्पादन 128 लाख टन हुआ है, अंडा 344 करोड़ और मांस जो है 3.96 लाख जो है टन का उत्पादन हुआ है। गाय और बैल का जो संख्या है वो सबसे ज्यादा पूर्णिया में है, भैंस का संख्या जो मधुबनी में है, बकरी का संख्या जो अररिया में है, और बत्तख और मुर्गी का संख्या कटिहार में जो है वो सबसे ज्यादा है। और गाय के दूध में जो होता है, अगर हम बात करते हैं गाय के दूध में जो होता है वो समस्तीपुर जिला टॉप पे है। और अगर हम बात करते हैं कि भैंस के दूध में आपको कौन है, मधुबनी जिला जो है वो टॉप पे है, इसको भी ध्यान रखना है। अगर हम उर्वरक का डाटा ले लेते हैं तो उर्वरक में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है यूरिया। और उर्वरक का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला जिला है वो है आपको है पूर्णिया, ठीक है। तो ये सब फैक्ट भी आपको जो है बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए, जिससे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देखिए बिहार में जो है वो कृषि क्षेत्र के बाद जो है वो उद्योग का भी थोड़ा बहुत संभावना है, क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधन नहीं है, बंदरगाह नहीं है, निवेश नहीं है, शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कच्चा माल का जो अभाव था। तो यहाँ पर जो है मतलब कृषि आधारित जो उद्योग की जो व्यापक संभावना जो है वो उत्पन्न हुई है और इसमें अभी जो है काम भी हो रहा है। तो इसलिए जीबीए में जो है इसका योगदान मात्र 21.5% है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की संभावना में जो देख सकते हैं आप, चीनी उद्योग में 11 में से 9 अभी चालू है। और बिहार का सबसे पहला जो है चीनी मिल 1904 जो है मढ़ौरा सारण में स्थापित हुआ था। उसके बाद जो है रेशम उद्योग में देखिए भागलपुर फेमस है, भागलपुर को बोला जाता है बिहार का सिल्क सिटी। इसके अलावा जो है यहाँ पर तीनों प्रकार का जो है आपका मलबरी, टसर और आंडी, ये तीनों प्रकार का जो है रेशम बिहार में अवेलेबल है, मिलता है। जूट उद्योग की बात करते हैं तो जूट में जो बिहार जो है दूसरा स्थान पर है, पूर्णिया, कटिहार, उसके बाद जो है आपका ये दरभंगा इत्यादि जो है वो जूट का जो बेल्ट है जहाँ पर वर्षा ज्यादा होता है। खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं तो खाद्य प्रसंस्करण में आप लोग देख सकते हैं कि फल और सब्जी में जो है बिहार का स्थान पूरे देश में जो है छठा स्थान है। उसके बाद मखाना में जो है वो पूरे देश में जो है वो 85% मखाना अकेले जो बिहार में होता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं दूध उत्पादन में
पशु उत्पाद में, डेयरी उत्पाद में भी जो अच्छा खासा जो है बिहार में प्रोग्रेस हुआ है। इसी कारण बिहार में जो फूड पैकेजिंग जो इंडस्ट्री है, या फिर आप कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसमें वृद्धि हुआ है। ठीक है, और इसकी संभावना भी है। इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं खनिज के बारे में, तो देखिए बिहार में बहुत ज्यादा खनिज तो है नहीं, 95% खनिज जो है झारखंड चला गया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए सबसे पहला है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो होता है वो आपको बिंद श्रेणी की चट्टानों में मिलता है। बिंद श्रेणी का मतलब, आप लोगों को जब मैं बिहार का ज्योग्राफी पढ़ाया था उसी से मैं बताया था कि बिंद श्रेणी में दो जिले आते हैं, एक है रोहतास और दूसरा है आपको कैमूर। इसी में चूना पत्थर मिलता है और इससे जो है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो है तैयार होता है। दूसरा है, और बहुत ही फेमस एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, पाइराइट। तो देखिए बिहार में जो है पूरे देश का जो है 95% पाइराइट जो अकेले रोहतास में मिलता है। ठीक है, पायराइट जो है कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, ये सब में जो है वो इस्तेमाल में होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और खनिज है जिसके लिए फेमस जगह है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉक्साइट, एस्बेस्टस और सिलेट। ये ट्रिक मैंने बनाया है, ये केवल और केवल आपको मुंगेर में पाया जाता है। उसके बाद आपको गैलेना जो है वो आपको बांका में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सोना जो है जमुई में पाया जाता है, करमटिया क्षेत्र में जो है पाया जाता है। अबरक का जो बेल्ट है, जो नवादा, गया, कोडरमा, कोडरमा तो अब झारखंड में चला गया, और जमुई का जो क्षेत्र है ये आपको क्या है, अवरक का बेल्ट है, वहाँ अच्छी क्वालिटी का जो अवरक मिलता है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो चीनी मिट्टी का भी बेल्ट है भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये सब आपको बिहार की इंडस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिए ऊर्जा का मांग है 41,271, लेकिन पूर्ति ज्यादा हो रहा है। पूर्ति हो रहा है 41,917, यानी हम लोग सरप्लस में है 646 मेगा यूनिट। और प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा खपत है 330 किलोवाट जो है वो प्रति व्यक्ति जो है वो आपको पर पर्सन जो बिहार में ऊर्जा का खपत है। और बिहार में जो भी ऊर्जा पैदा होता है उसमें ताप विद्युत यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का योगदान जो है 67.2% है, और मात्र 32.8% ही नवीकरणीय ऊर्जा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका जो प्रमुख जो परियोजना है वो कौन कौन है, देखिए थर्मल यानी ताप विद्युत में यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में जो है सबसे पहले है बरौनी का जो बेगूसराय में है, बाढ़ है, फिर आपको कांटी है जो कि मुजफ्फरपुर में है, नवीनगर जो कि औरंगाबाद में। अगर हम लोग देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जल विद्युत में जो है वो 13 परियोजना चल रहा है जिसकी क्षमता है 54.3 मेगावाट। और जो सबसे बड़ी परियोजना जो बिहार में चल रही है इस 13 के अलावा वो है आपको कोसी जल विद्युत परियोजना 19.2 मेगावाट, और दूसरा है पूर्वी गंडक परियोजना जो चंपारण में चलता है 15 मेगावाट। तो ये आपको कोसी परियोजना सुपौल में चल रहा है, और पूर्वी गंडक परियोजना जो चल रहा है वो आपको पश्चिमी चंपारण में चल रहा है। इसके अलावा 3 इकाई है जिसमें आपको नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ब्रेडा, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट जो है वो एजेंसी है जो नवीकरणीय ऊर्जा पे अभी जो है वो बहुत तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बिहार में जो है रोड नेटवर्क की बात करते हैं तो देखिए NH है 6130 किलोमीटर, SS है 3637 किलोमीटर, जिला रोड जो है वो 16,000 किलोमीटर है, और ग्रामीण रोड जो है 1,16,000 किलोमीटर है। ठीक है, और जिलों की बात करते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा सबसे कम है, तो NH में और जिला रोड दोनों में जो है टॉप पर है पटना, जबकि SH में जो है वो आपको गया है। ठीक है, और तीनों में सबसे कम है आपको शिवहर। और बिहार में जो है 4 एक्सप्रेस वे गोरखपुर सिलीगुड़ी, रक्सौल हल्दिया, बक्सर भागलपुर और पटना पूर्णिया, ये 4 एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य जो है वो शुरू होगा जो बिहार की सड़क व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि और स्थिति रेल, वायुयान और जल परिवहन का किस तरह से है, तो बिहार में जो है वो पूर्व मध्य रेलवे ECR का जो मुख्यालय है जो है हाजीपुर में। इसकी स्थापना जो है वो 2002 में हुई थी। और बिहार में जो है वो ECR के 3 डिवीजन है, एक है आपको एक है आपको सोनपुर, दूसरा है आपको समस्तीपुर, और तीसरा जो ECR का डिवीजन है इसका नाम है आपको, ये आपको दानापुर। ये 3 डिवीजन है। और एक और रेलवे का डिवीजन है जो कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का है, और वो है कटिहार डिवीजन। ठीक है, तो बिहार में टोटल रेलवे के जो है वो 4 डिवीजन और 1 जोन है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रमुख जो हवाई अड्डों में जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा जो है आपको गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा जो है आपको दरभंगा हवाई अड्डा और पूर्णिया हवाई अड्डा पर भी जो है वो उड़ान जारी है। बिहार में जो है 11 नेशनल वाटरवेज है। ठीक है, जिसमें से NW1 जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, जो आपको उत्तर प्रदेश के बाद जो है वो बिहार झारखंड होते हुए बंगाल को जाता है। तो NW1 जो बिहार से गुजरता है, टोटल 11 जो है
वो नेशनल वाटर वेज जो है वो बिहार में है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, उसके बाद जो सरकार की सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम जो है वो 2015 से 20 के लिए 7 निश्चय 1, 20 से 25 के लिए जो 7 निश्चय 2, और अभी जो है वो 2025 से 30 के लिए जो है वो आपको 3.0 यानी 7 निश्चय जो है वो आपको आ चुका है। इस तीनों का जो है ना योजना का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग जो इसको खोज के लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि आज़ादी के बाद जो बिहार की अर्थव्यवस्था ने किस तरह प्रोग्रेस किया, तो देखिए जिस समय हम लोग आज़ाद हुए उस समय हमारी 80% से अधिक आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर थी, और आज भी जो है वो 70% निर्भर है। यानी हम अपनी निर्भरता को कृषि पर से नहीं घटा सके। इसका मतलब है कि बिहार में उद्योग धंधे और सेवा सेक्टर ने आशा के अनुरूप जो प्रगति नहीं किया, और इसका कारण है देखिए यहाँ पर जो है ग्रामीण जो है वो प्रधान संरचना है, औद्योगिक आधार जो है इसका कमजोर है, और समय समय पर जो है इसमें और भी कई कारण आए। अब देखिए बिहार के जो है वो कृषि या फिर बिहार के जो विकास में जो बाधक रहा है, सबसे पहले हम लोग अगर कृषि पर चर्चा करते हैं तो देखिए बिहार सरकार ने 1950 से 56 के बीच जो है वो जमींदारी उन्मूलन का जो है वो प्रयास किया, जिसमें जो है बेनामी भूमि प्रथा इत्यादि के कारण जो है वो सीमित सफलता भी मिली, लेकिन व्यापक पैमाने पर सफलता नहीं मिली। जनसंख्या बढ़ने लगी, जिसके बाद भूमि का जो है वो विखंडन होने लगा, जोत का आकार छोटा होने लगा, जिससे जो है वो मशीनीकरण में और जो है आपको उत्पादकता में जो है वो बाधा उत्पन्न हो गई। ठीक है, और इसके बाद जो है जो कृषि जो है वो पिछड़ता चला गया। फिर 90 का दशक आया। 90 के दशक में क्या हो गया कि सब जगह जो है मशीनीकरण का विस्तार हो रहा था, नए नए जो है उपकरण आपको आ रहे थे, ट्रैक्टर आ रहा था, थ्रेसर आ रहा था, बीज जो है हाइब्रिड बीज आ रहा था, लेकिन बिहार में भी जो है इसका जो है वो ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, और न ही सिंचाई के साधन उतना डेवलप हो पाया। उसके बाद जब हरित क्रांति का प्रभाव हुआ, तो हरित क्रांति में आप लोग जानते हैं कि पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा जो है अन्य राज्यों में इसका सीमित लाभ ही पहुंच पाया। इसलिए हरित क्रांति के लाभ से बिहार जो है कहीं ना कहीं चूक गया। इसी कारण जो है बिहार का जो है वो कृषि पिछड़ता चला गया। और जो भारत और बिहार ने देखिए कम डिफरेंस से जो है शुरू किया था, ये आप देखिए राष्ट्रीय औसत है उत्पादन का, ये कितना जो है साल दर साल हर एक दशक में बढ़ता चला गया, और बिहार जो है वहीं का वहीं एक सीधी रेखा बना रहा है। मतलब इस दोनों का जो डिफरेंस है वो देख रहे हैं आप लोग, कृषि का बढ़ता चला गया। मतलब राष्ट्रीय स्तर की तुलना में जो बिहार का कृषि जो है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ पाया जिस अनुपात में उम्मीद थी। और इस फिगर से आप लोग समझ सकते हैं कि पहले एक खेत था वो टूट के इस तरह से हुआ, और फिर आज के समय में इस तरह से जो है वो हर जगह विखंडित हो रहा है। तो विखंडन जब भूमि का होगा तो ना मशीन का सही से इस्तेमाल हो पाएगा, ना उस पर लोन मिल पाएगा, ना जो है यहाँ पर जो है ढंग का जो है खेती हो पाएगा, ना इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। मतलब एक तरह से जो बड़े पैमाने पर जो खेती होती है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो दूसरा जो सबसे मेजर जो कारण था, वो जो उद्योग के पिछड़ेपन का कारण था, वो था बुनियादी ढांचे का अभाव। बिहार में सड़क बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर पुल पुलिया परिवहन ये सब कमजोर था शुरू से ही। ठीक है, ये सब जो है शुरू से लेकर के और 2000 के दशक तक की मैं कहानी बता रहा हूँ। और 1970 से लेकर के 1990 का जो दशक था वो राजनीतिक अस्थिरता से भरा हुआ था। मतलब शॉर्ट टर्म सरकार आती थी, गठबंधन की सरकार आती थी, राजनीति कमजोर हो जाती थी और सरकारें गिर जाती थी, जिसके बाद जो विकास केंद्रित जो शासन था वो नहीं संचालित हो सका। और 2000 में जब फाइनली जब विभाजन हुआ तो बिहार का जो है 95% जो है खनिज संपदा जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड में चला गया, और बिहार के पास बचा तो सिर्फ और सिर्फ कृषि भूमि। ठीक है, और जल संसाधन। तो इसी के कारण जो है ना वो बिहार का डेवलपमेंट और कमजोर होते चला गया, जो आप लोग मैप से देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है पार्ट जो खनिजों से संपन्न था जो पूरा का पूरा झारखंड में चला गया, प्राकृतिक संसाधन पूरा झारखंड में चला गया। उसके बाद भी कई कारण रहे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सिर्फ संसाधन ही नहीं, ह्यूमन जो मानव संसाधन है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो बिहार में जो है वो साक्षरता दर, मानव विकास सूचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब का भी स्तर बहुत निम्न था। तो इसमें जो है देखिए साक्षरता दर जो है 1951 में 20% से भी कम था। ठीक है, ये हालत है। आज भी जो है बिहार वो पूरे देश में सबसे जो है वो साक्षरता में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो साक्षरता दर जो है राष्ट्रीय स्तर से बहुत पीछे है। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ अस्पताल जो है जनसंख्या के अनुपात में नहीं बनाए गए हैं, डॉक्टर्स की कमी है, शिशु मृत्यु दर जो है यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, व्यापक जो है जो संसाधन होने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, गुणवत्ता यहाँ की उस अनुरूप नहीं है। साथ ही रोजगार के अभाव में लोग जो है पलायन कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इस मैप से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये सब में जो है दक्षिण भारत में जो है बिहारी मजदूर जो है
वो अपने जीवन यापन के लिए पलायन करते हैं। तो ये चीजें जो है वो बिहार के पिछड़ेपन के लिए जो है कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। और साथ ही साथ बिहार में आने वाली जो प्राकृतिक आपदा है, जो हर साल उत्तर बिहार में जो बाढ़ और दक्षिण बिहार में सुखाड़ की समस्या, ठीक है, ये भी जो है एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन एक साल है 2005, यहाँ पर जो है बिहार ने जो है अपना प्रारूप बदला। और वो क्या प्रारूप बदलाव आया, तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत चीज बदला। एक तो आपको सरकार का स्वरूप बदल गया, जो विकास केंद्रित सरकार थी, कानून व्यवस्था पर जो है यहाँ से जोर दिया जाने लगा। शासन प्रशासन में सुधार हो गया। और जो सेवाओं का अधिकार था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सब आया। सात निश्चय, कृषि रोड मैप, जब ये सब आया ना, तो बिहार का जो स्वरूप था वो बदला। और बहुत बड़ा बदलाव जो है बिहार में देखने को मिला। आप लोग देख सकते हैं कि सड़क जो है अब सही हो गया, एनएच एसएच का विस्तार हो गया, आवाजाही सुगम हो गया। उसके बाद जो पुल पुलिया, उसके बाद जो संपर्कता है उसका विस्तार किया गया। बिजली भी जो है आपको 24x7 देने का जो है प्रयास किया गया। उद्योग धंधे के लिए निवेश का माहौल जो है ना क्रिएट किया गया। तो ये जो है आपको निश्चित रूप से जो है विकास का जो मुख्य जो वाहक था, जिसमें आप देख सकते हैं कि कृषि सेवा, इसका जो है कहीं ना कहीं विस्तार हुआ। भले ही उद्योग जो है उस अनुरूप डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन इन दोनों का बेहतर विस्तार किया गया। जिसमें आप देख सकते हैं कि वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, उसके बाद टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार जिसको बोलते हैं, व्यापार और परिवहन की सेवाएं, सोशल सर्विसेज जिसमें आपको प्राइवेट एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, पर्यटन में आप लोग जानते हैं कि बोध गया, राजगीर, ये सब को डेवलप करने का कहीं ना कहीं बिहार सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। जिसके बाद जो है जो जीएसडीपी में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ग्रोथ देखने को मिला। और आप लोग को जो है वो पता होना चाहिए कि विगत विगत लगभग 5 वर्षों से भी अधिक समय से जो बिहार जो है वो टॉप 3 स्टेट में शामिल है। विकास दर इसका जो है और जीएसडीपी ग्रोथ जो है वो आपको पूरे देश के नेशनल एवरेज से जो है वो ज्यादा चल रहा है और टॉप 3 स्टेट में है। ठीक है, ये विकसित देशों को भी इस मामले में जो है चुनौती दे रहा है विकास दर के मामले में। उसके बाद जो है बिहार सरकार ने जो है वो जो कमजोर तबका है उसको भी टारगेट करना शुरू किया। खास करके जो है महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा जो है प्रयास किया। जिसमें आप लोग जानते हैं कि महिलाओं को स्थानीय स्तर पर 50% का आरक्षण दिया गया, नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया। उसके बाद जो है जीविका योजना जो है चलाई गई। इसके बाद जो है आप लोग जानते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो महिलाओं को बढ़ावा दिया गया। बच्चियों को जो साइकिल पोशाक का वितरण किया गया, छात्रवृत्ति का वितरण किया गया, छात्रावास खोले गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का संचालन किया गया। इसके अलावा जो आयुष्मान जैसी योजनाओं से जो है लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। और केंद्र सरकार की भी योजनाओं ने इसमें जो है वो सहायता किया और ग्रामीण सशक्तिकरण को मजबूत बनाया गया, खास करके कृषि और सात निश्चय जैसी योजनाओं के द्वारा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग जो है वो कृषि रोड मैप ने जो है इन सभी सेक्टर, जो सिंचाई होता है, बीज होता है, मशीन होता है, इन सभी पे ध्यान दिया। और धीरे धीरे जो है हम लोग जो है वो कृषि के साथ साथ एलाइड सेक्टर, जो कृषि से संबंध जो गतिविधियां हैं, जैसे दूध उत्पादन, मत्स्य क्षेत्र, कुक्कुट उत्पादन, मशरूम क्षेत्र और अन्य जो फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ये सब पे भी ध्यान देते हुए जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जो कृषि का एक स्थिर स्वरूप था उसको जो है डायमेंशन देने का जो है वो प्रयास किया गया। और परिणाम यही है कि देखिए 2000 से पहले कृषि क्षेत्र कितना था, ज्यादा था। और कृषि क्षेत्र ज्यादा होने का मतलब अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं जो है कमजोर स्थिति में है, इस पे ज्यादा लोगों का जो है वो प्रभाव है। और आपका अभी जो है आप देख सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का विस्तार हो चुका है, कृषि जो है वो अपने स्वरूप में पहुंच चुका है, उद्योग भी धीरे धीरे अपना क्षेत्र जो है वो विस्तार जो है वो पकड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो अब भी जो है वो विद्यमान है, जिसको दूर करके ही जो हम लोग जो है अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है आपको भूमि संबंधी समस्या। बहुत लोग जो है वो भूमिहीन है, जिनको पलायन करना पड़ता है। दूसरी स्थिति ये है कि यहाँ पर जो है वो आपदा है, बाढ़ सुखाड़ जैसी आपदा है जिसका कोई सटीक सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा चीज है कि यहाँ पर जो है ना लिंकेज यानी मार्केट सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। चौथा है यहाँ पर जो है भूमि अधिग्रहण संबंधी चुनौती है, क्योंकि जो है उन लोगों का जो आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा जो आपको बिजली, कुशल श्रम की भी समस्या है। और औद्योगिक विविधता नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के खनिज या फिर कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है। बस कृषि आधारित उद्योग का ही जो है घुमा फिरा के चर्चा होता है। इसके अलावा जो है रोजगार के क्षेत्र में भी आपको कौशल आधारित शिक्षा है, कृषि में छुपा हुआ जो प्रचंड बेरोजगारी है, गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन करने की समस्या है, और जो प्रवासन है, जो मजदूरों का जो पलायन है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती जो है बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए बन के आई है। जब तक हम लोग जो है कौशल विकास, उद्योग धंधे पे सुधार और बाजार सुधार नहीं करेंगे, तब तक जो लक्ष्य है
उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा जो अतीत है, हमारा जो वर्तमान है, वो तभी सुधरेगा, हम तभी जो है जनसंख्या लाभांश को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, जब इन तमाम बिंदुओं पे जो है वो सुधार किया जा सके। जनसंख्या लाभांश का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के जो है, अर्थव्यवस्था में जो मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए उससे जो है वो अधिक से अधिक जो है लाभ की प्राप्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और ये आपको लग रहा होगा कि जो सेकेंड वाला पार्ट था वो थोड़ा सा जो है वो थ्योरेटिकल था, थोड़ा सा मतलब फैक्ट डाटा इसमें नहीं था। लेकिन चूंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है तो घुमा फिरा के बहुत सारा क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बना के या आगे पीछे करके अगर आपको दिया जाए तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है आज का आपका क्लास था, ये बिहार का इकोनॉमी था जिसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और इससे पहले हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी पूरा कर चुके हैं। तो आपका कुल मिला के जो बिहार स्पेशल समाप्त हो गया है। अब उसमें एक क्लास और भी संभव है जिसमें हम लोग मिसलेनियस, पर्यटन स्थल, विविध या फिर कोई और भी डाटा और फैक्ट एंड फिगर है उसको मिला के हम लोग जो है वो चर्चा कर लेंगे। नहीं तो सब्जेक्ट आपका समाप्त हो गया और सभी का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग जो है वो शेयर कर देंगे। तब तक आप लोग जो है वो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हमें जो है वो इसी तरह के नए नए क्लासेस के लिए मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं बहुत जल्द इन नए और जानदार शानदार क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।